जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में देखा कि एक के बाद एक दोनों खेमों से चालें चली जा रही थी। संयुक्त राज्य और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा बनाए गए नाटो का जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी 14 मई 1955 को वारसा पैक्ट या वारसा समझौता कर लिया। विश्व इतिहास पर चल रही DAIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। सोवियत रूस द्वारा किए गए इस वारसा पैक्ट में पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे, जिनका उद्देश्य पूंजीवादी धड़े के बढ़ते प्रभाव को रोकना व उनका प्रत्युत्तर देना था। और कुछ इस प्रकार एक बार फिर विश्व दो ध्रुवों में बंट गया, एक तरफ सोवियत ब्लॉक तो दूसरी तरफ अमेरिकन। विश्व का दो ध्रुवों में बंट जाना यानी बाइपोलर हो जाना नए बन रहे देशों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वे अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित रहते थे और वे किस गुट की तरफ झुकें यह उनके लिए एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था। यहीं से कहीं न कहीं गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भी निकलकर सामने आया। कुछ नए आजाद हुए देश जो दोनों में से किसी से न जुड़कर अपनी संप्रभुता को खुद बरकरार रखना चाहते थे, उन्होंने मिलकर गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। साधारण शब्दों में समझें तो गुट निरपेक्षता का मतलब था कि हम किसी भी गुट की तरफ अपना झुकाव नहीं रखेंगे और बिना किसी भी गुट के दबाव में आए हम अपने फैसले निष्पक्ष तरीके से लेंगे। इस घटना के बाद शीत युद्ध के दौरान जो सबसे बड़ी घटनाएं घटीं, उनमें से एक था वियतनाम युद्ध। अगर संक्षेप में वियतनाम युद्ध को समझें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की थी। इस काम में ब्रिटेन ने और बाद में संयुक्त राज्य ने उन्हें सहायता दी थी। फ्रांस के विरुद्ध जो वियतनामी सेना लड़ रही थी, उसे सोवियत रूस व चीन का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मुख्यतया वहां की सेना अपने ही संसाधनों के बलबूते लड़ रही थी। वियतनाम की सेना को वहां का जनसमर्थन प्राप्त था। अंततः 1954 में वियतनाम की सेना ने फ्रांस को हरा दिया और 12,000 फ्रांसीसी सैनिकों को बंधक बना लिया। अमेरिका अभी तक सीधे तौर पर वियतनाम के युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन फ्रांस उस पर इस बात का दबाव बना रहा था कि वह युद्ध में शामिल हो। अमेरिका ने अब धीरे धीरे दक्षिण वियतनाम में अपने सैनिक भेजने शुरू किए और वियतनाम में साम्यवाद विरोधी शासन कायम करने में लग गया। 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। वियतनाम में अमेरिका द्वारा लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में अमेरिका द्वारा लड़ी गई सबसे अलोकप्रिय लड़ाई थी। सारी दुनिया इस लड़ाई की निंदा कर रही थी। अमेरिकी सेना दक्षिण वियतनाम में प्रभावशाली थी और वह उत्तरी वियतनाम की सेना के खिलाफ लड़ रही थी। इस युद्ध में लाखों मासूम लोगों की जान गई और अंततः 1973 में जब अमेरिकी सेना युद्ध न जीत सकी तो उसे वियतनाम से भागना पड़ा। 1973 में अमेरिका व उत्तरी वियतनाम के बीच पेरिस में शांति समझौता हुआ और युद्ध विराम की घोषणा की गई। एक छोटे से देश द्वारा विश्व की सबसे ताकतवर सेना का हार जाना विश्व इतिहास की एक बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद जो अगली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, वह थी क्यूबा मिसाइल संकट। दरअसल क्यूबा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसमें साम्यवादी सरकार थी और फिदेल कास्त्रो इस देश के राष्ट्रपति थे। साम्यवादी होने के कारण क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ को यह खतरा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला करके वहां की साम्यवादी सरकार का तख्ता पलट कर देगा। इसी कारण सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने
क्यूबा में रूस का सैनिक अड्डा बनाने का फैसला किया और 1962 में क्यूबा की सहमति पर रूस ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। अमेरिका को इसकी भनक देर से लगी, लेकिन तब तक लगभग पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका इन रूसी मिसाइलों के दायरे में आ चुका था। जब अमेरिका को इसकी खबर लगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि क्यूबा की ओर जाने वाले रूसी जंगी जहाजों को अमेरिकी जहाजों द्वारा रोक लिया जाए। अब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं और पूरी दुनिया को लगा कि अब युद्ध तो होके ही रहेगा। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चूंकि दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस थे, इसलिए यह युद्ध कोई आम युद्ध न होता। इसलिए दोनों सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला लिया और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। इस घटना के बाद शीत युद्ध में धीरे धीरे शिथिलता आ गई और दोनों देशों ने आपस में तमाम शिखर बैठकें की। 1968 में एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए। इसी बीच 1965 में भारत व पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ, जिसमें सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और यह बात भी अमेरिका को खूब चुभी थी। 1971 में एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नामक एक नया देश बना। इस युद्ध में भी शीत युद्ध का असर देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका ने जहां पाकिस्तान का साथ दिया था तो रूस ने भारत का। शीत युद्ध अब और अधिक शिथिल होता दिखाई दे रहा था। 1979 के अंत में एक बार फिर स्थितियां थोड़ी गहराईं, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके बाद 1989 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन दीवार को गिरा दिया गया। दरअसल इस बर्लिन दीवार को 13 अगस्त 1961 को जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार ने बनवाया था। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कि पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था, तो वहीं पश्चिमी जर्मनी पश्चिम यूरोप व अमेरिका के प्रभाव में थी। पश्चिमी जर्मनी ज्यादा विकसित थी, इसलिए पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी की तरफ बड़े पैमाने पर लोग माइग्रेट कर रहे थे। एक ही देश को दो भागों में बांटने वाली यह दीवार एक तरह से शीत युद्ध का सिंबल बनी हुई थी। आखिरकार जर्मन लोगों ने 1989 में इस दीवार को गिरा दिया और पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी फिर से एक हो गए। इसके बाद 1991 में सोवियत संघ का विखंडन होने के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1991 तक आते आते रूस अब आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। शीत युद्ध के दौरान चली हथियारों की होड़ व अंतरिक्ष की होड़ सोवियत संघ के सारे संसाधनों को खा गई। उधर 1979 से 1989 तक चले सोवियत अफगान संघर्ष ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से चूस डाला था। अतः 1991 में हुए सोवियत विखंडन को ही विद्वान लोग शीत युद्ध का अंत मानते हैं। हालांकि मई 2000 में जब से पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हैं, रूस की स्थिति में काफी सुधार आया है और रूस एक बार फिर से आर्थिक वृद्धि की तरफ गति पकड़ रहा है। अगर पुतिन के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि रूस कभी शीत युद्ध नहीं हारा, क्योंकि शीत युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। यानी अगर पुतिन की माने तो शीत युद्ध जैसी वैचारिक लड़ाई आज भी अमेरिका और रूस के बीच चल रही है। और अगर हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो इस स्टेटमेंट को नकारा नहीं जा सकता है।